हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेशेंट पोजीशनिंग। पेशेंट को कौन कौन सी पोजीशन दी जाती है हॉस्पिटल या फिर क्लिनिकल सेटिंग्स में, प्लस उसके यूजेस क्या हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए पेशेंट को पोजीशन देते टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पेशेंट पोजीशनिंग, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पोजीशनिंग क्या होता है। पोजीशनिंग इज डिफाइंड एज प्लेसिंग द पर्सन इन सच अ वे टू परफॉर्म थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन। सबसे पहले हम पोजीशन क्यों देते हैं पेशेंट को पोजीशन देने का पर्पस ये है कि पेशेंट को इस तरह से पोजीशन दी जाए ताकि कोई भी जो हेल्थ केयर स्टाफ है वो स्पेसिफिक इंटरवेंशन या फिर थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन परफॉर्म कर सके, या फिर सिंपली अगर आप कहें कि कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को पोजीशन दी जाती है। इवन कि आप छोटा सा प्रोसीजर देख लें, जैसे कि ब्लड प्रेशर या फिर वाइटल साइंस चेक करना, उसके लिए पेशेंट को प्रॉपर बिठाया जाता है ताकि ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स में एरर ना आए। ऐसे ही मेजर सर्जरीज प्रोसीजर, उसके लिए पेशेंट्स को प्रॉपर पोजीशनिंग दी जाती है। पोजीशनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हेल्थ केयर सेटिंग में। देन टू प्रमोट दी हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, प्लस पोजीशनिंग क्यों दी जाती है? हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल मीन्स पर्सन की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। कैसे? जैसे कि पोजीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है सपोज, और उसको हमने सुपाइन पोजीशन मीन सीधा लटाया हुआ है, तो उसकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी और बढ़ जाएगी। तो एज अ हेल्थ केयर स्टाफ हम क्या करेंगे, पेशेंट को फाउलर पोजीशन देंगे, मीन्स उसका जो हेड साइड है वो स्लाइटली एलिवेट कर देंगे, जिससे क्या होगा, चेस्ट एक्सपेंड हो जाएगी और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी नहीं होगी, ईजी होगा पेशेंट को ब्रीथ करना उस पोजीशन में। ये एक एग्जांपल है हेल्थ को प्रमोट करना थ्रू पोजीशनिंग। प्लस पेशेंट को अगर हम प्रॉपर पोजीशन देते हैं, सपोज अनकॉन्शियस पेशेंट है, वो अपने आप से पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, तो हेल्थ केयर स्टाफ क्या करेगा, उसको एवरी 2 आवर्स पोजीशन चेंज करेगा, जिससे क्या होगा, उसकी स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी, प्लस प्रेशर अल्सर नहीं होंगे। तो ऐसे पोजीशनिंग के थ्रू हम पेशेंट की जो हेल्थ है उसको प्रमोट कर सकते हैं। देन एंड मेंटेनिंग अ पेशेंट्स न्यूट्रल बॉडी अलाइनमेंट बाय प्रिवेंटिंग इमोबिलिटी एंड इंजरी। प्लस पोजीशन हम क्यों देते हैं? ताकि पेशेंट को इमोबिलिटी, डिसेबिलिटी या फिर इंजरी से बचाया जा सके। क्योंकि अगर हम पेशेंट को ऐसी पोजीशन में छोड़ देंगे या फिर ऐसी पोजीशन दे देंगे जिससे पेशेंट की जो मसल है वो डैमेज हो रहे हैं, नर्व्स डैमेज हो रही हैं, सपोज अनकॉन्शियस क्लाइंट है, हम उसको प्रॉपर पोजीशन नहीं दे रहे, तो प्रोलॉन्ग टाइम से क्या होगा, एक तो उसकी स्किन इंटीग्रिटी खराब हो जाएगी, प्रेशर सोर्स हो जाएंगे, मसल या फिर नर्व डैमेज हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, डिसेबिलिटी होगी या फिर इंजरी होगी। पोजीशनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, बॉडी को प्रॉपर्ली अलाइन करते हैं, मीन्स जो अलाइनमेंट होती है बॉडी की उसको न्यूट्रल रखते हैं ताकि इंजरी और डिसेबिलिटी प्रिवेंट हो सके। देन पर्पस ऑफ पोजीशनिंग। अब पोजीशनिंग हम क्यों दे रहे हैं पेशेंट को, चाहे हॉस्पिटल है या फिर क्लिनिकल सेटिंग्स हैं? सबसे पहले टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू द पेशेंट। एक पर्टिकुलर पोजीशन पेशेंट को दी जाती है ताकि पेशेंट कंफर्टेबल फील करे, सेफ फील करे। अगर हम ऐसी पोजीशन दे देंगे जिसमें पेशेंट अनकंफर्टेबल होगा तो वो सेफ भी फील नहीं करेगा। देन मेंटेनिंग पेशेंट डिग्निटी एंड प्राइवेसी बाय कंट्रोलिंग अननेसेसरी एक्सपोजर। सबसे पहले हम पेशेंट को पोजीशन देते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी सर्जरी के लिए दे रहे हैं, तो हम सर्जरी का वही पार्ट एक्सपोज करना चाहते हैं ताकि पेशेंट की जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे, डिग्निटी मेंटेन रहे। तो इसके लिए हम पेशेंट को एक पर्टिकुलर पोजीशन देंगे जिससे वही एरिया एक्सपोज हो और बाकी एरिया कवर हो जाए। इससे पेशेंट की डिग्निटी एंड प्राइवेसी मेंटेन रहती है। Then to improve circulation and preventing pressure source. Now unconscious patient है फॉर एग्जाम्पल, या फिर ज़्यादा ऐसा पेशेंट है जो कि अपने आप से पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, पेशेंट की पोजीशन चेंज करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, प्रेशर सोर्स प्रिवेंट रहते हैं, स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है और प्रॉपर सर्कुलेशन मेंटेन रहती है बॉडी में। प्रॉपर पोजीशनिंग सपोर्ट पेशेंट एयरवे एंड मेंटेन सर्कुलेशन। अगेन मैंने कहा कि प्रॉपर पोजीशनिंग ज़रूरी है, क्यों? ताकि पेशेंट के एयरवे मेंटेन रहे। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हमें पेशेंट का एयरवे जो है वो ओपन रखना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सीजर का पेशेंट, सीजर आने के बाद क्या है, हम पेशेंट को लेटरल पोजीशन दे देते हैं, मीन साइड में लेटा देते हैं ताकि उसका एयरवे ओपन रहे और जो सिक्रीशंस हैं वो उसके लंग्स में ना चले जाएं। प्रॉपर पोजीशनिंग से एयरवे भी मेंटेन रहते हैं, सर्कुलेशन भी मेंटेन रहती है, ब्लड सर्कुलेशन भी मेंटेन रहती है। अगेन एक और एग्जांपल है वही ब्रीदिंग डिफिकल्टी का, तो उसमें क्या है, पेशेंट की हेड को एलिवेट कर दिया जाता है जिससे ब्रीदिंग में ईजी होता है, प्लस सर्कुलेशन इंप्रूव होती है।
देन नेक्स्ट पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट एंड प्रिवेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ डिफॉर्मिटी। वही मैंने पहले बताया कि प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट रहती है और इंजरी से या फिर डिफॉर्मिटी से हम पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन प्रॉपर पोजीशनिंग प्रिवेंट्स नर्व डैमेज। जब हम पेशेंट को प्रॉपर पोजीशनिंग देते हैं तो उससे नर्व डैमेज भी नहीं होती। जब पेशेंट किसी ऐसी पोजीशन में हो जो कि अनकंफर्टेबल हो या फिर वो प्रॉपर नहीं हो, इम्प्रॉपर पोजीशन हो, तो उससे क्या होता है, प्रोलॉन्ग टाइम से पेशेंट की नर्व डैमेज हो सकती है जिससे डिसेबिलिटी हो सकती है, तो उसको भी प्रिवेंट करती है प्रॉपर पोजीशनिंग। देन टू परफॉर्म सर्जिकल एंड मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस और कलेक्टिंग स्पेसिमेंस। स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए या फिर प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, सर्जरीज परफॉर्म करने के लिए हम पेशेंट को पोजीशन देते हैं। देन टू कंडक्ट डिलीवरी एंड लेबर, ऑफकोर्स ये भी एक प्रोसीजर ही है। लेबर कंडक्ट करनी है या फिर डिलीवरी कंडक्ट कर रहे हैं, सो उसके लिए स्पेसिफिक पोजीशन दी जाती है, लिथोटमी पोजीशन दी जाती है। देन टू कैरी आउट नर्सिंग इंटरवेंशन, कोई भी नर्सिंग इंटरवेंशन कैरी करना है तो उसमें भी पेशेंट को प्रॉपर पोजीशनिंग दी जाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर चेक करना या फिर हेड टू टो असेसमेंट करनी है, उसमें प्रॉपर पोजीशनिंग दी जाती है पेशेंट को। सो ये पर्पसेज है कि हम पेशेंट को पोजीशनिंग क्यों देते हैं। देन है गाइडलाइंस फॉर पेशेंट पोजीशनिंग। अब क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है पेशेंट को पोजीशन देते टाइम, क्या क्या गाइडलाइंस बनी हुई हैं। सो फर्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसीजर। हमने पेशेंट को प्रॉपर प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। क्यों करना है, ताकि वो रेडी हो जाए कि हम उसको कौन सी पोजीशन देने वाले हैं और साथ में ही वो हमारे साथ कैसे असिस्ट कर सकता है। देन एनकरेज द क्लाइंट टू असिस्ट एज मच एज पॉसिबल। अगर हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि ये पोजीशन हम आपको देने वाले हैं, तो पेशेंट को हमने क्या एक्सप्लेन करना है कि आप अपनी हेल्प खुद से भी करें और हमारी भी हेल्प करें। उससे क्या होगा, एक तो पेशेंट इंडिपेंडेंट फील करेगा, ताकि जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो तो वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो सके, प्लस नर्स को भी हेल्प मिलती है उससे। देन है गेट एडिक्वेट हेल्प पोजीशनिंग में नॉट बी वन पर्सन टास्क। अगर हम किसी पेशेंट को पोजीशन दे रहे हैं, सो ऐसा नहीं है कि एक अकेली नर्स ही पेशेंट को पोजीशन दे सकती है। समटाइम्स ऐसी पोजीशंस होती हैं या फिर पेशेंट कैपेबल नहीं है खुद से पोजीशन लेने के लिए, पेशेंट ओबीज है, पैरालाइज्ड है, अनकॉन्शियस है, तो उसमें जो नर्स है उसको और भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। सो मे बी अदर स्टाफ को बुलाना पड़े, मे बी 2 से 3 लोग उसको लगे पेशेंट को पोजीशन देने के लिए। सो ये एक पर्सन का टास्क नहीं हो सकता, कई बार दूसरे पर्सन्स को भी बुलाना पड़ता है। देन यूज़ मैकेनिकल एड्स, और साथ में ही जब भी हम किसी पेशेंट को पोजीशन देते हैं तो हमने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि एक तो पेशेंट को भी इंजरी ना हो पोजीशन देते टाइम, प्लस जो स्टाफ पोजीशन दे रहा है उसको भी इंजरी ना हो। तो उसके लिए क्या कर सकता है स्टाफ, सबसे पहले और हेल्प मांग सकता है, जैसे कि दूसरे स्टाफ को बोल सकता है कि पेशेंट को पोजीशनिंग दिलवानी है, प्लस साथ में ही मैकेनिकल एड्स का यूज़ कर सकता है। मैकेनिकल एड्स जो कि और ईजी बना देते हैं पेशेंट की पोजीशनिंग को, जैसे कि बेड्स ऐसे होते हैं जिनमें रिमोट कंट्रोल होता है जो कि हेड को एलिवेट कर देते हैं, लेग्स को एलिवेट कर देते हैं। सो ऐसे बेड्स या फिर बेड बोर्ड्स, स्लाइडिंग शीट से क्या कर सकते हैं हम पेशेंट को ईजिली स्लाइड कर सकते हैं, ईजिली मूव कर सकते हैं। स्लाइडिंग शीट से क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होता, शेयरिंग नहीं होती, तो उसमें हेल्प मिलती है। स्लाइड बोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, पिलोज यूज़ कर सकते हैं। पिलो हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर को एलिवेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट लिफ्ट्स एंड स्लिंग्स, पेशेंट लिफ्ट्स होते हैं या फिर स्लिंग्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पेशेंट स्लिंग यूज़ की जा रही है। इस पेशेंट को व्हील चेयर से बेड पर बिठाना है, तो नर्स क्या कर रही है, स्लिंग का यूज़ कर रही है पेशेंट को उठाने के लिए, ताकि वो बेड पर बैठ जाए। दूसरी बात, एक और चीज़ का ध्यान रखना है, हमने कभी भी पेशेंट को खींचना नहीं है। खींचना मीन्स स्लाइड नहीं करना, शेयरिंग नहीं करनी, इससे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा स्लाइडिंग करने से। तो हमें हमेशा ट्राई यही करना है कि हम पेशेंट को लिफ्ट करें। लिफ्ट करने से क्या होगा, जब हम लिफ्ट करेंगे मीन्स पेशेंट को उठाएंगे और फिर मूव करेंगे, तो फ्रिक्शन नहीं होगा और उससे स्किन में कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर हम फ्रिक्शन करेंगे मीन्स स्लाइडिंग करेंगे तो पेशेंट की स्किन ब्रेकडाउन हो सकती है। देन adjust the client's bed so that the weight is at nurse center of gravity level. So पेशेंट के बेड को भी एडजस्ट करना है, जैसे कि अगर बेड का लेवल ज़्यादा लो है तो नर्स की बैक में पेन होगा, बैक इंजरी हो सकती है क्योंकि वो इस तरह से बेंड हो जाएगी आगे से। सो पेशेंट के जो बेड है उसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो नर्स है उसके जो वेट है पेशेंट का वो उसके ऊपर ज़्यादा ना आए और कोई इंजरी ना हो। देन फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंजेस, अब एक पेशेंट है जो कि अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर सकता, तो क्या है, हम फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज करेंगे। एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे में कोशिश करेंगे कि पेशेंट की पोजीशन चेंज करें, ताकि क्या ना हो,
टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर, प्रेशर सोर्स को प्रिवेंट करने के लिए। देन अवॉइड फ्रिक्शन एंड शेयरिंग, हमेशा पेशेंट को लिफ्ट करें, फ्रिक्शन और शेयरिंग को अवॉइड करें। देन द शीट्स अंडर द क्लाइंट मस्ट बी स्मूथ, जब भी हम रीपोजिशन कर रहे हैं, पेशेंट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि जो शीट्स है पेशेंट के अंडर, मीन्स जो बेड के ऊपर शीट है उसमें कोई फोल्ड्स ना हो, क्रीजेस ना हो, वो स्मूथ हो। अगर उसमें फोल्ड्स होंगे और क्रीजेस होंगे, वहाँ पर मॉइस्चर डेवलप होगा और प्रेशर सोर हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स। अब जब भी हम पेशेंट को उठा रहे हैं तो प्रॉपर बॉडी हमारी जो उसका मैकेनिक है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले पोजीशन योर सेल्फ क्लोज टू द क्लाइंट, पेशेंट के क्लोज रहें। जैसे कि ये यहाँ पर इस पेशेंट को लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो ये पेशेंट के बिल्कुल क्लोज है। देन अवॉइड ट्विस्टिंग योर बैक, नेक एंड पेल्विस बाय कीपिंग देम अलाइन। सो आपको क्या करना है, जब भी आप पेशेंट को पोजीशन दे रहे हैं, आपको अपनी बैक को बेंड नहीं करना, नेक को बेंड नहीं करना, तो इन चीज़ों को प्रॉपरली अलाइन रखना है। आपने अपनी बैक क्या करनी है, बेंड नहीं करनी, स्ट्रेट रखनी है। फ्लेक्स योर नीज एंड कीप योर फीट अपार्ट, आपने अपनी सिर्फ नीज को मोड़ना है, सो घुटनों को फ्लेक्स करना है, आपकी जो बॉडी है वो बेंड नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। देन फीट अपार्ट, फीट को थोड़ा सा, जो आपके पैर हैं वो थोड़े से अपार्ट मीन्स खुले होने चाहिए, बिल्कुल साथ में टच नहीं होने चाहिए। देन यूज़ योर आर्म्स एंड लेग्स एंड नॉट योर बैक, आपने अपनी आर्म्स और लेग्स को यूज़ करना है पेशेंट को लिफ्ट करने के लिए, बैक को यूज़ नहीं करना। देन टाइटन एब्डोमिनल मसल एंड ग्लूटियल मसल इन प्रिपरेशन फॉर द मूव। नाउ आपने क्या करना है, एब्डोमिनल मसल, पेट के मसल एंड ग्लूटियल मसल, जो आपके हिप के मसल हैं, उनको टाइट कर देना है। मीन्स आप किसी पेशेंट को लिफ्ट कर रहे हैं तो आपने अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लेना है। Then a person with the heaviest load coordinates the efforts of the nurse and initiate count to 3. Now जब भी आप किसी हैवी पर्सन को उठा रहे हैं तो आपने क्या करना है, पेशेंट के साथ काउंट करना है, दैट 1 2 3 मीन्स 3 पर आपने भी उठना है एंड मैंने भी देन फोर्स लगाना है ताकि आप उठ जाएं, लिफ्ट हो जाएं। तो इसलिए पेशेंट को एक्सप्लेन करना है प्रॉपर कि वो 3 का काउंटडाउन स्टार्ट कर सकते हैं। सो अब हम पोजीशन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पोजीशंस हैं, डिफरेंट पोजीशन। सबसे फर्स्ट आती है सुपाइन पोजीशन, बहुत कॉमन पोजीशन है, इसको डॉर्सल पोजीशन भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन भी बोलते हैं। सबसे कॉमनली सुपाइन या फिर डॉर्सल पोजीशन यूज होती है। क्लाइंट लाइज फ्लैट ऑन द बैक, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्लाइंट है ये अपनी बैक के बल पे पड़ा हुआ है, मीन्स ये लेटा कैसे है, ऑन स्पाइन। सुपाइन से आप याद रख सकते हैं, यहाँ क्या होता है, बैक में स्पाइन होता है, सो स्पाइन के बल पे या फिर बैक के बल पे पेशेंट लेटा हुआ है। सो क्लाइंट लाइज फ्लैट ऑन द बैक, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन यू माइट प्लेस योर लेग्स आउट स्ट्रेट, एक्सटेंडेड और स्लाइटली बेंड। आप अपनी लेग्स को स्ट्रेट भी रख सकते हैं, आप अपनी कंडीशन के ऊपर स्लाइटली इसको बेंड भी कर सकते हैं। आर्म्स में भी अप और डाउन, जो आर्म्स हैं वो अप भी हो सकती हैं, डाउन भी हो सकती हैं। पिलोज में भी यूज अंडर द हेड, नीज एंड काव्स टू रेज हील्स ऑफ द मैट्रेस। नाउ पिलोज का यूज कर सकते हैं अंडर द हेड, हेड के अंदर पिलो यूज कर सकते हैं, नीज घुटनों के अंदर पिलो यूज कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर जो हील्स हैं, सपोज यहाँ पर बेड है, दिस इज बेड, सो यहाँ पर हील्स और बेड के बीच में भी पिलो आ सकता है ताकि हील्स में प्रेशर सोर ना हो, सो आप पिलोज का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सुपाइन पोजीशन के क्या यूजेस हैं। मोस्ट कॉमनली यूज पोजीशन फॉर एग्जामिनेशन एंड हेड टू टो असेसमेंट। सबसे पहले ये मोस्ट कॉमनली पोजीशन है, क्यों, जब भी हम हेड टू टो असेसमेंट करते हैं या फिर कोई भी एग्जामिनेशन करते हैं तो हम पेशेंट को सीधा लेटाते हैं, मीन्स उसके बैक के बल पे। Then if a procedure needs to be done on the anterior side of the body, now patient जब सीधा लेटा है, so हमें कौन सा बॉडी पार्ट विजिबल है, अपर बॉडी पार्ट, मीन्स जो एब्डोमेन का एंटीरियर पार्ट विजिबल है। तो इस पोजीशन में हम कौन कौन से प्रोसीजर देख सकते हैं, एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी पर अगर कोई प्रोसीजर करना है, मीन्स इस साइड पर कोई प्रोसीजर करना है तो हम पेशेंट को सुपाइन लेटाएंगे। देन सच एज द एब्डोमेन और थोरेसिक एरिया, मीन्स अगर पेट पर या फिर चेस्ट एरिया पे फ्रंट में कोई भी ऑपरेशन करना है, प्रोसीजर करना है तो सुपाइन पोजीशन। देन कुछ कार्डियक प्रोसीजर जैसे कि एंजियोग्राम्स या फिर कार्डियक कैथेटराइजेशन, ये जब हम करते हैं, सो एंजियोग्राम्स क्या होते हैं, बेसिकली ये जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं, कॉर्नरी आर्टरीज, उसको विजुअलाइज करने के लिए, स्टेंटिंग के लिए ये प्रोसीजर यूज होते हैं। इन प्रोसीजर में भी पेशेंट को सुपाइन मीन सीधा लेटाया जाता है और प्रोसीजर के बाद भी पेशेंट को कहा जाता है कि वो काफ़ी देर तक सुपाइन लेटा रहे ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। आफ्टर लंबर पंचर,
सो लंबर पंक्चर के बाद भी सुपाइन पोजीशन दी जाती है, क्योंकि जब भी लंबर पंक्चर परफॉर्म किया जाता है उसके बाद CSF लीक होने के कारण हेडेक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो CSF लीक ना हो इसलिए सुपाइन पोजीशन दी जाती है। जब भी पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दी जाती है सो CSF लीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं और हेडेक के चांसेस भी कम हो जाते हैं। देन आफ्टर सर्जरीज इन्वॉल्विंग द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी, अगर कोई भी फ्रंट पार्ट पर बॉडी के प्रोसीजर हुआ है तो उसको सुपाइन पोजीशन देंगे ताकि फ्रंट पार्ट हील हो सके। देन अब हमने इस पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सो चेक फॉर प्रेशर अल्सर्स और नर्व डैमेज। अब हमने इस पोजीशन में, जब सुपाइन पोजीशन में पेशेंट लेटा है, सो जो हमारे बोनी पार्ट्स जो कि नीचे सरफेस के साथ टच हो रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर प्रेशर डैमेज हो सकता है। सो ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं, जैसे कि अगर हम फीट से स्टार्ट करें सो यहाँ पर हील्स है जहाँ पर प्रेशर डैमेज हो सकता है। देन सेक्रम, कॉक्सिक्स, यहाँ पर थोरेसिक रीजन, जो थोरेसिक वर्टिब्रा है नीचे के साइड, मीन्स जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ पर, स्कैपुले शोल्डर्स पर, एंड देन ऑसिपुट बैक ऑफ द हेड पर, यहाँ पर प्रेशर सोर्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो हमने प्रेशर सोर्स को देखते रहना है रेगुलरली, पेशेंट की जो पोजीशन है वो चेक करनी है, प्लस रीपोजिशनिंग करना है एवरी 2 आवर्स। देन नर्व डैमेज, नर्व डैमेज को भी देखना है हमने कि कोई नर्व तो नहीं डैमेज हो गई एक ही पोजीशन पर रहने से, जैसे कि सुपाइन पोजीशन में फुट ड्रॉप हो सकता है, यहाँ की नर्व डैमेज होने के कारण फुट जो है ड्रॉप हो सकता है, वो भी हमने चेक करना है। फ्रॉम एक्सेसिव टाइम इन दिस पोजीशन। नेक्स्ट, टू नॉट गिव पिलो इन दिस पोजीशन इन स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड स्पाइनल सर्जरी। अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया या फिर कोई भी स्पाइन की सर्जरी हुई है तो हमने पिलोज नहीं देने। देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अब कब ये पोजीशन नहीं देनी। फर्स्ट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अब कई पेशेंट्स को इतना ज़्यादा रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी है, उनकी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी है, तो अगर हम उस पेशेंट को सीधा सुपाइन पोजीशन दे देंगे सो उसकी ब्रीदिंग में और ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। सो कुछ पेशेंट्स सुपाइन पोजीशन को टॉलरेट नहीं कर सकते, वो हमने देखना है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सुपाइन पोजीशन में इंट्राक्रेनियल प्रेशर के इंक्रीज होने के रिस्क रहते हैं, तो वो भी हमने कंटिन्यूसली चेक करते रहना है। सो नेक्स्ट इज प्रोन पोजीशन। नाउ प्रोन पोजीशन में क्या होता है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है सुपाइन पोजीशन के। सुपाइन पेशेंट में पेशेंट सीधा लेटा है, प्रोन पोजीशन में पेशेंट उल्टा लेटेगा। सो इसका मतलब है द क्लाइंट लाइज फ्लैट ऑन द एब्डोमेन विद हेड टर्न टू वन साइड। सो इस तरह से पेशेंट लेटा होगा। सो ये पेशेंट क्या है, ये पेशेंट उल्टा लेटा हुआ है, किसके बल पर, पेट के बल पर, मीन्स ये पेशेंट लाई कर रहा है ऑन एब्डोमेन। सो पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन द एब्डोमेन विद हेड टर्न टू वन साइड। नाउ हेड इस पेशेंट ने सीधा लेटाया हुआ है, लेकिन आप हेड को एक साइड पर टर्न कर सकते हैं, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। पेशेंट को एक पिलो भी प्रोवाइड किया जाता है जिस पर वो अपने हेड को रेस्ट कर सकता है। लेग स्ट्रेट, पेशेंट की लेग्स कैसी रहेंगी, स्ट्रेट रहेंगी। आर्म्स रेस्ट इन अ कंफर्टेबल वे आइदर एट साइड ऑफ द हेड और ऑन आर्म रेस्ट। सो पेशेंट की जो आर्म्स हैं वो साइड ऑफ द हेड में भी हो सकती हैं या फिर आर्म रेस्ट पर भी हो सकती हैं। देन इसके यूजेस क्या हैं, प्रोन पोजीशन क्यों दी जाती है। प्रमोट ड्रेनेज ऑफ सिक्रीशन, इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या है, ये ड्रेनेज ऑफ सिक्रीशंस को प्रमोट करता है। सो फॉर एग्जांपल अनकॉन्शियस क्लाइंट है या फिर पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम सिडेशन। सो ऐसे पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस है या फिर जो सिडेशन में है वो क्या कर सकते हैं, वो सिक्रीशंस को लंग्स में एंटर करवा सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एस्पिरेशन। सो वो सिक्रीशंस, उनकी जो पेट की सिक्रीशंस हैं वो क्या है, लंग्स में एंटर हो सकती हैं। सो ऐसे पेशेंट में हम क्या करते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं पेशेंट को, ताकि जो उसकी सिक्रीशंस है वो ड्रेन हो जाए। प्लस इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में, जैसे कि कोल्ड है, कोविड है, ऐसी प्रॉब्लम्स में रेस्पिरेशन में जहां पर सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा बन रही है लंग्स में, उस केस में हम प्रोन पोजीशन देंगे ताकि पेशेंट की जो सिक्रीशंस है वो ड्रेन हो जाए। देन टू असेस पोस्टीरियर थोरैक्स, हिप जॉइंट, टू पोजीशन द क्लाइंट विद सर्जरीज ऑफ बैक विद इंजरीज एंड बर्न। सो इस पोजीशन में पेशेंट की बैक विजिबल है हेल्थ केयर स्टाफ को। सो अगर कोई सर्जरी है जो कि पोस्टीरियर थोरैक्स मीन्स बैक पर परफॉर्म करनी है, या फिर कोई स्पाइनल सर्जरी है जो कि बैक में परफॉर्म होनी है, या फिर पेशेंट को बर्न या फिर इंजरी हो गई है बैक साइड पर, तो पेशेंट उस साइड पर नहीं लेट सकता, तो पेशेंट को प्रोन लेटना पड़ेगा, मीन्स उल्टा लेटना पड़ेगा। सो प्रोन पोजीशन दी जाती है सर्जरीज ऑफ बैक में, इंजरीज या फिर बर्न हो गए हैं
थॉरेक्स को एग्जामिन करना है या फिर हिप जॉइंट को एग्जामिन करना है, तब प्रोन पोजीशन दी जाती है। स्पाइनल सर्जरीज के लिए प्रोन पोजीशन दी जाएगी। हेल्प्स प्रिवेंट हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स इन पेशेंट्स हु हैड लोअर एक्सट्रीमिटी एम्प्यूटेशन। सो जिन पेशेंट की लोअर लेग्स एम्प्यूटेट की जाती हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज एम्प्यूटेशन, उस केसेस में क्या होता है कि पेशेंट को हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकता है। हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्चर्स होता है कोई भी मसल जो कि टाइट हो जाता है और देन उसमें डिफॉर्मिटी के रिस्क बढ़ जाता है। जैसे कि एम्प्यूटेशन में जो मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकती हैं। सो हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए प्रोन पोजीशन दी जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसके क्या है, मीन्स कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमें प्रोन पोजीशन नहीं देनी। इन स्पाइनल इंजरीज एज इट क्रिएट्स अ फॉरवर्ड कर्व इन द स्पाइन। जब पेशेंट प्रोन लेटता है तो उसकी जो स्पाइन है उसमें एक फॉरवर्ड कर्व आ जाता है, मीन्स आगे की तरफ कर्व आ जाता है, जिससे क्या हो सकता है, स्पाइन इरेक्ट हो सकती है इस केसेस में। जैसे कि स्पाइनल इंजरी, अगर स्पाइन में कोई इंजरी है तो ये पोजीशन नहीं देनी। देन क्लाइंट्स आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, अगर पेट पर एब्डोमेन में कोई सर्जरी हुई है तो हम एब्डोमेन के बल या फिर ऑन एब्डोमेन पेशेंट को नहीं लेटाएंगे। देन चेक फॉर प्रेशर इंजरीज। अब जैसे कि सुपाइन पोजीशन में भी प्रेशर इंजरीज के चांसेस हैं, ऐसे ही प्रोन पोजीशन में भी कई बॉडी पार्ट्स हैं जो कि सरफेस के साथ टच हो रहे हैं, प्रेशर डैमेज हो सकता है वहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर टोज में हो सकता है, नीज में हो सकता है, एल्बोज के साइड में हो सकता है, ईयर्स पर हो सकता है, आईज पर हो सकता है, अगर पेशेंट प्रोलॉन्ग टाइम से उस पोजीशन में पड़ा हुआ है। देन फाउलर्स पोजीशन। अब फाउलर्स पोजीशन क्या होती है? सो ये है फाउलर्स पोजीशन। फाउलर पोजीशन सुपाइन पोजीशन जैसी ही है, पेशेंट सीधा ही लेटा हुआ है, बस उसके हेड को एलिवेट कर दिया गया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेमी फाउलर्स पोजीशन है। पेशेंट ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही है, मीन्स ऑलमोस्ट सुपाइन है, जस्ट जो हेड है उसको लिफ्ट कर दिया गया है, उसको उठा दिया गया है। फाउलर पोजीशन ऑल्सो नोन एज सेमी सिटिंग पोजीशन। इसको आज सेमी सिटिंग पोजीशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से तो आप बैठते हैं ना, तो पूरा भी नहीं बैठा हुआ पेशेंट, ना ही पूरा लेटा हुआ है, इसलिए इसको सेमी सिटिंग पोजीशन बोला है। इज अ बेड पोजीशन वेयर इन द हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड, नीज कैन बी स्ट्रेट और फ्लेक्स्ड। इस पोजीशन में क्या है, हेड को एलिवेट किया गया है, जो नीज है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, थोड़ी सी फ्लेक्स भी हो सकती है, बेंड भी कर सकता है नीज पेशेंट। वेरिएशन इसमें फाउलर पोजीशन में क्या आती है, 4 वेरिएशन आती है बेस्ड ऑन द एंगल, मीन्स कितना हम बेड को एलिवेट करेंगे, कितना बेड को या फिर जो हेड साइड है उसको उठाएंगे, उस बेसिस पे जो फाउलर पोजीशन है उसकी 4 वेरिएशन है। फर्स्ट क्या है, लो फाउलर्स। लो फाउलर्स में क्या होता है, 15 to 30 डिग्री बेड को एलिवेट किया जाता है, मीन्स बहुत थोड़ा ही हेड साइड को एलिवेट किया जाता है। देन सेमी फाउलर्स, 30 to 45 डिग्रीज। फाउलर्स या फिर स्टैंडर्ड फाउलर्स भी इसको बोलते हैं, ये है 45 to 60 डिग्री। एंड हाई फाउलर 60 to 90 डिग्रीज नियरली वर्टिकल। हाई फाउलर क्या होता है, इसमें हेड को पूरा एलिवेट कर दिया जाता है इस तरह से ऑलमोस्ट, तो ये 60 to 90 डिग्री हेड साइड को एलिवेट किया जाता है। नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसकी क्या है, नॉट टू बी यूज्ड इन प्रीवियस स्पाइन सर्जरी बिकॉज ऑफ रेंज ऑफ मोशन लिमिटेशन। नाउ यहाँ पर आप 2 डायग्राम देख रहे हैं, एक है सेमी फाउलर और एक है फाउलर्स पोजीशन। तो सेमी फाउलर का क्या मतलब है कि सेमी फाउलर का मतलब है 30 to 45 डिग्री एलिवेट हुआ है हेड। फाउलर्स पोजीशन में 45 to 60 डिग्री एलिवेट हुआ है। नाउ ये जो पोजीशंस है आप देख रहे हैं कि पेशेंट जो है अपने स्पाइन के बल ही अभी लेटा हुआ है, मीन्स सुपाइन पोजीशन में ही है, जस्ट हेड साइड को लिफ्ट किया गया है। तो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या कि पेशेंट की अगर स्पाइन में कोई सर्जरी की गई है तो इस पोजीशन में हम पेशेंट को नहीं लेटा पाएंगे, क्योंकि एक तो हम पेशेंट को लिफ्ट कर रहे हैं, उसका हेड को लिफ्ट कर रहे हैं, तो सुपाइन जो स्पाइन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस स्पाइन के ही बल हमने पेशेंट को लेटा भी दिया है। तो ऐसी अगर स्पाइन की सर्जरी हुई है तो फाउलर्स पोजीशन नहीं देनी। सो फाउलर्स पोजीशन में हम किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, चेक फॉर डीवीटी। फर्स्ट हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर हम फाउलर्स पोजीशन देते हैं और पेशेंट को पिलो भी प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पर, नी पिलो। सो अगर घुटने के नीचे पिलो रखते हैं तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वहाँ पर क्लॉट बनने के चांसेस वहाँ की वेन्स में इंक्रीज हो जाते हैं। सो डीवीटी के लिए हमने चेक करते रहना है। देन स्किन इंजरीज फ्रॉम शेयरिंग एंड स्लाइडिंग। अब इस पोजीशन में, ये जो फाउलर्स पोजीशन है, इस पेशेंट में पेशेंट क्या है, नीचे स्लाइड हो सकता है इजीली। सो नीचे स्लाइड होने से क्या होता है कि फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। जब बेड से पेशेंट स्लाइड होगा तो उससे स्किन इंटीग्रिटी ब्रेक हो सकती है और इंजरी हो सकती है।
देन इंक्रीज प्रेशर रिस्क ऑन स्कैपुले, सेक्रम, कॉक्सिक्स, इस्चियम, बैक ऑफ नीज एंड हील्स। अब इस पेशेंट में जब पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होता है, ऑलमोस्ट सिटिंग पोजीशन है ये, तो इससे क्या होगा, जो हिप रीजन है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पड़ गया। सो यहाँ पर तो अपर बॉडी पर तो प्रेशर फिर भी कम है, लेकिन लोअर बॉडी पर प्रेशर इंक्रीज हो गया, जिससे क्या है, स्कैपुले, एक तो शोल्डर, यहाँ पर इंजरी, प्रेशर डैमेज हो सकता है। ज़्यादा रिस्क कहाँ पर है, सेक्रम में प्रेशर डैमेज होने का, कॉक्सिक्स में, इस्चियम में, बैक ऑफ नीज, नीज के बैक में, एंड हील्स में, यहाँ पर भी हील्स में भी डैमेज हो सकता है। सो प्रेशर डैमेज को हमने ध्यान में रखना है। नाउ फाउलर्स पोजीशन के क्या क्या यूजेस हैं। सो सबसे पहले लो फाउलर पोजीशन के क्या देख लेते हैं यूजेस। कैन बी यूज पोस्ट प्रोसीजर टू रेस्ट, सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है लो फाउलर्स पोजीशन, क्योंकि इसमें 15 to 30 डिग्री ही बेड एलिवेट किया है, तो इसमें पेशेंट रेस्ट कर सकता है, या फिर पोस्ट प्रोसीजर भी पेशेंट के लिए रेस्ट करने के लिए कंफर्टेबल प्रोसीजर है। टू रिड्यूस लोअर बैक पेन, अगर लोअर बैक पेन हो रहा है तो ये पोजीशन कंफर्टेबल रहती है। ड्रग्स और एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग, अगर ड्रग्स एडमिनिस्टर करनी है, मेडिकेशन देनी है, या फिर एनजी ट्यूब पेशेंट को डली हुई है, तो उस केस में ट्यूब फीडिंग के लिए हम पेशेंट को ये पोजीशन दे सकते हैं, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। देन सेमी फाउलर्स, फाउलर्स पोजीशन के क्या यूजेस हैं। रिलीव ब्रीदिंग डिफिकल्टी, जब भी पेशेंट इस पोजीशन में बैठेगा, फाउलर्स पोजीशन या फिर सेमी फाउलर्स पोजीशन में, तो क्या होगा, ब्रीदिंग में इजी होगा पेशेंट को, क्योंकि जो डायफ्राम है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे पुल हो जाता है, जिससे चेस्ट एक्सपेंड हो जाती है और ब्रीदिंग में इजी रहता है पेशेंट को, तो ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी को रिलीव करता है। सेमी फाउलर पोजीशन हेल्प डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी रिड्यूस होता है, एंड मेंटेन सेरिब्रल परफ्यूजन, इससे क्या होता है कि जो ब्रेन को प्रॉपर परफ्यूजन मिलता है। देन रिलीव टेंशन ऑन एब्डोमिनल सूचर्स, अगर एब्डोमेन पर सूचर्स हुए हैं, स्टिचेस हुए हैं, तो इससे उसमें प्रेशर कम पड़ता है। Then helps in the drainage of abdominal cavity in abdominal surgeries. So ये देखा गया है कि फाउलर्स पोजीशन से एब्डोमिनल सर्जरीज के बाद एब्डोमिनल कैविटी में ड्रेनेज प्रमोट होती है, सो ये ड्रेनेज में हेल्प करती है फाउलर्स पोजीशन। देन फॉर कंफर्ट ऑफ मदर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब मदर चाइल्ड बर्थ दे रही है, मीन्स ड्यूरिंग लेबर, तो पेशेंट को थोड़ा सा सेमी फाउलर पोजीशन में रखा जाता है, उससे जो मदर है उसको कंफर्ट मिलता है। यूजफुल फॉर एनजी ट्यूब इंसर्शन, सो फाउलर पोजीशन हम कब यूज कर सकते हैं, और एनजी ट्यूब इंसर्शन में, जैसे कि हाई फाउलर्स जो पोजीशन है वो हम एनजी ट्यूब इंसर्ट करते टाइम यूज कर सकते हैं। इंप्रूव्स कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है ये। प्रोमोट वेंटिलेशन, वेंटिलेशन इससे इंप्रूव होती है क्योंकि ब्रीदिंग ईजी हो गई है। एंड ईज, अब जब हम खाते हैं, पीते हैं या फिर टीवी देखते हैं, तो हम फाउलर्स पोजीशन या फिर हाई फाउलर पोजीशन को प्रेफर करते हैं। देन प्रिपेयर फॉर वॉकिंग, सो कुछ पेशेंट क्या है, जैसे कि अब ओबीज पेशेंट हैं या फिर ऐसे पेशेंट हैं जिनको डिजीनेस हो जाती है ईजिली, जैसे ही उठते हैं उनको हाइपोटेंशन हो जाता है या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, तो वो पेशेंट पहले क्या करते हैं, इस पोजीशन में बैठते हैं, या फिर नर्स उनको असिस्ट करवा सकती है इस पोजीशन में बैठने में, पहले फाउलर्स पोजीशन में, देन उसके बाद पेशेंट स्टैंड हो। सो प्रिपेयर फॉर वॉकिंग, वॉक करने से पहले या फिर बेड से उठने से पहले भी ये पोजीशन दी जाती है। हाई फाउलर इज यूज टू मैनेज ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, सो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जब स्पाइनल इंजरी हो जाती है, उस कंडीशन में जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। सो जब हाई फाउलर पोजीशन देते हैं तो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया मैनेज होता है और जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस होता है। देन नेक्स्ट पोजीशन आती है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। अब डोर्सल रिकम्बेंट, डोर्सल का मतलब क्या है, सुपाइन लेटना, मीन्स सीधा लेटना, लेकिन इसमें कुछ चेंज है। सो डोर्सल रिकम्बेंट क्या है, द क्लाइंट लाइज ऑन हिज और हर बैक with the legs separated, knees bent and soles of the feet flat on the bed or table. So patient क्या है, supine means सीधा लेटा है, लेकिन प्रॉपर सीधा नहीं लेटा, उसकी जो लेग्स हैं वो क्या है, बेंट है। कहाँ से, एक तो लेग्स सेपरेटेड है, वो साथ में नहीं जुड़ी हुई जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है, लेग्स सेपरेटेड है, नीज बेंट है, नीज को मोड़ा गया है, एंड सोल्स ऑफ द फीट, जो सोल है नीचे से जो फीट है वो कहाँ पर है, बेड पर है। सो पेशेंट बैक पर ही लेटा हुआ है लेकिन उसकी लेग्स बेंट है।
इसके यूजेस क्या है? इट इज़ यूज फॉर कैथेटराइजेशन, स्पेशली फीमेल कैथेटराइजेशन करते टाइम जब फीमेल्स को कैथेटर डालना होता है तो डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन दी जाती है। वल्वल और वेजाइनल एग्जामिनेशन, कोई भी वल्वा या फिर वेजाइना का एग्जामिनेशन करना है तब भी ये पोजीशन दी जाती है। देन फॉर पेरी केयर, मीन्स अगर पेरिनियम एरिया की केयर करनी है, जैसे कि जब भी पेशेंट कैथेटराइज होता है तो पेरिनियल केयर करने के लिए हम डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देते हैं। वेजाइनल ऑपरेशन एंड इंसर्शन ऑफ टैम्पोन्स, अगर टैम्पोन्स इंसर्ट करने या फिर कोई भी वेजाइनल प्रोसीजर या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देते हैं। दिस पोजीशन शुड नॉट बी यूज फॉर एब्डोमिनल असेसमेंट एज इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल। सो जैसे लेग्स बेंड हो गई तो क्या हुआ कि जो एब्डोमेन के मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो एब्डोमिनल असेसमेंट, जब भी पेट की असेसमेंट करनी है तो ये पोजीशन नहीं देनी। देन आता है लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन बेसिकली क्या है? लिथोटमी का मतलब वैसे क्या होता है? स्टोन को रिमूव करना। सो वहाँ से ये पोजीशन आई है। द क्लाइंट लाइज सुपाइन, इसमें भी पेशेंट सुपाइन लेटा है। अब ये पोजीशन और डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन थोड़ी थोड़ी सेम है लेकिन कंप्लीटली सेम नहीं है। पेशेंट इसी तरह से बैक पे लेटा है लेकिन इसके लेग्स जो हैं वो बेड पर नहीं है, लेग्स एलिवेट है। कैसे हैं? द क्लाइंट लाइज सुपाइन विद हिप्स फ्लेक्स्ड एंड काव्स एंड हील्स पैरेलल टू द फ्लोर। अब यहाँ पर हिप्स को फ्लेक्स किया गया है, जो काव्स हैं, काव मसल, और जो हील्स हैं वो बेड पर नीचे नहीं टच हो रही जबकि वो पैरेलल है फ्लोर से। सो ये फ्लोर है, इससे ये पैरेलल है, लेकिन पेशेंट की जो बैक है वो सुपाइन है। हिप से लेग्स फ्लेक्स्ड हैं और पैरेलल है फ्लोर से। नाउ द बटक्स आर brought to the edge of the examining table and the legs in stirrups। जो बटक्स हैं, जो हिप्स हैं, वो एज पर हैं, बेड के बिल्कुल किनारे पर हैं, एज पर, एंड जो लेग्स हैं वो स्टीरप्स में हैं। ये स्टीरप्स क्या है? ये लेग्स को सपोर्ट करने के लिए है ताकि इसमें पेशेंट अपनी लेग्स को रेस्ट दे सके। The legs are well separated and the thighs are well flexed on the abdomen and legs on the thigh। Now क्या है कि जो legs हैं वो well separated हैं, बिल्कुल जुड़ी नहीं हुई, उनमें गैप है दोनों legs में। Thighs are well flexed, thighs flexed हैं हिप से, on the abdomen, abdomen से flex हैं, and legs on the thigh। यहाँ पर ये जो legs हैं ये thighs से flexed हैं। तो इस तरह से ये लिथोटमी पोजीशन है। नाउ लिथोटमी में भी 3 वेरिएशन है, जैसे कि ये है लो लिथोटमी, क्योंकि इसमें लेग्स की जो पोजीशन है वो लिटिल डिफरेंट है, लिटिल लो है। देन स्टैंडर्ड लिथोटमी, जो कि यही वाली लिथोटमी है। देन हाई लिथोटमी। हाई लिथोटमी में क्या है? जो लोअर लेग्स है उसको हाईली उसने यहाँ पर एलिवेट किया हुआ है, इसलिए ये हाई लिथोटमी है। ये डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए ये पोजीशन में हम थोड़ी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। देन इसके क्या यूजेस हैं लिथोटमी पोजीशन के? फर्स्ट, इसका जो मेन यूज है वो क्या है? फॉर गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट, गायनी एग्जामिनेशन के लिए। सो गायनी में लिथोटमी पोजीशन का बहुत यूज है। कोई भी गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर जैसे कि वेजाइनल एग्जामिनेशन या फिर वेरी इंपॉर्टेंट चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग लेबर लिथोटमी पोजीशन दी जाती है। देन या फिर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। Then surgical procedures involving genitourinary system like removal of stone from urinary system। So lithotomy का basically मतलब क्या है? stone का removal। So stone removal ऐसा procedure या फिर कोई भी genitourinary tract का कोई भी procedure देते टाइम lithotomy position दी जा सकती है। For rectal examination and operation, rectum को एग्जामिन करने के लिए या फिर उसके ऑपरेशन के लिए भी ये पोजीशन दी जा सकती है। नाउ क्या क्या चेक करना है? एम्बोलिज्म, इस पोजीशन में एम्बोलिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नर्व डैमेज फ्रॉम स्टीरप्स, क्योंकि जो लेग्स हैं वो स्टीरप्स में रेस्ट कर रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर नर्व डैमेज हो सकती है, तो इसको हमने चेक करते रहना है। उसके साथ ही इस पोजीशन में अगर पेशेंट प्रोलॉन्ग टाइम से है तो यहाँ पर प्रेशर डैमेज हो सकता है, सेक्रम में हो सकता है, ऑसिपुट में, वही स्कैपुला में, एल्बो में। सो वो सेम सुपाइन वाले प्रेशर डैमेज हो सकते हैं। देन इसके बाद आता है लेटरल और लेफ्ट और राइट साइड लाइन पोजीशन। सो लेटरल पोजीशन मतलब साइड में लेटना, इस तरह से। तो ये क्या हो सकती है? लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन भी हो सकती है, राइट साइड लाइन भी। पेशेंट लेफ्ट साइड भी लेट सकता है और राइट साइड भी लेट सकता है साइड में। देन इन अ लेटरल और साइड लाइन पोजीशन द पेशेंट लाइज ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी विद द टॉप लेग इन फ्रंट ऑफ द बॉटम लेग। पेशेंट क्या है? इस पोजीशन में पेशेंट क्या है? एक साइड पर लेटा हुआ है, साइड पर, सुपाइन नहीं लेटा, प्रोन नहीं लेटा, साइड में लेटा है। राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है। और क्या है? विद द टॉप लेग इन फ्रंट ऑफ द बॉटम लेग। ये जो टॉप लेग है ये बॉटम लेग के फ्रंट पे है, मींस टॉप लेग बॉटम लेग के ऊपर है, बीच में पिलो दिया हुआ है सपोर्ट के लिए। एंड द हिप एंड नी फ्लेक्स्ड, थोड़ी सी हिप और नी क्या है? फ्लेक्स्ड है,
मीन्स ये जो नी है वो उसने बेंड की हुई है, लेग थोड़ी सी बेंड की हुई है। फ्लेक्सिंग द टॉप हिप एंड नी and placing this leg in front of the body creates a wider triangular base of support and achieve greater stability and balance। अब अगर ये सीधा लेटेगा, मीन्स ये जो लेग है थोड़ी सी बेंड नहीं करेगा, तो वो स्टेबल नहीं बनेगी पोजीशन, वो दोबारा सुपाइन में या फिर प्रोन में गिर सकता है पेशेंट। तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी के लिए ये लेग को फ्लेक्स किया हुआ है, नीज से थोड़ा बेंड किया हुआ है, जिससे ग्रेटर स्टेबिलिटी और बैलेंस मिलता है। नाउ इसके यूजेस क्या है पेशेंट इस पोजीशन में, मीन्स जो लेटरल पोजीशन है वो क्यों दी जाती है? टू रिलीव प्रेशर ऑन द बोनी प्रोमिनेंसेस ऑफ द बैक एंड सेक्रल रीजन एंड हील्स। अब जब भी प्रेशर डैमेज होता है, मीन्स जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, सपोज अनकॉन्शियस, कोमा पेशेंट या फिर वेरी ओबीज पेशेंट जो खुद से पोजीशन नहीं ले सकता, कोई भी कंडीशन हो सकती है। सो उस केसेस में प्रेशर को रिलीव करने के लिए पेशेंट सीधा लेटा है तो साइड लाइन पोजीशन दे सकते हैं, लेटरल पोजीशन दे सकते हैं। अब इस पोजीशन में मीन्स सपोज ये लेफ्ट लेटरल है तो थोड़ी देर बाद पेशेंट को राइट लेटरल दे सकते हैं इस साइड के प्रेशर डैमेज को रिलीव करने के लिए। सो बेसिक इसका पर्पस क्या है? प्रेशर को रिलीव करना। देन सीजर्स, अनकॉन्शियस पेशेंट, ऐसे पेशेंट जैसे कि सीजर्स के बाद अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं, उनको ये पोजीशन दी जाती है ताकि जो एस्पिरेशन है, कोई भी सिक्रीशन है या फिर ब्लड है वो लंग्स में ना चला जाए, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए और एयरवे को ओपन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। सर्टेन टाइप्स ऑफ सर्जरीज, कुछ सर्जरीज भी ऐसी होती हैं जिसके बाद पेशेंट को इस तरह से लेटाया जाता है। इट प्रिवेंट्स एस्पिरेशन एंड हेल्प कीप एयरवे ओपन। देन इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? कब ये पोजीशन नहीं देनी? नॉट टू बी यूज्ड आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट एंड अदर ऑर्थोपेडिक सर्जरीज। सपोज पेशेंट की हिप रिप्लेस हुई है, सपोज लेफ्ट साइड की हिप रिप्लेस हुई है तो आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन नहीं दे सकते। कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज है उसमें आपको ध्यान रखना है। देन चेक फॉर प्रेशर डैमेज। अब यहाँ पर भी क्या है, बहुत सारी चीज़ें टच हो रही हैं हमारी बॉडी की सरफेस के साथ, जैसे कि ईयर, यहाँ पर ईयर टच हो रहा है तो ईयर पर प्रेशर डैमेज हो सकता है। शोल्डर यहाँ पर टच होता है, अगर शोल्डर प्रोलॉन्ग टाइम से वहाँ पर एक ही पोजीशन में है तो जो ब्रेकियल प्लेक्सेस हैं वहाँ की नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। एल्बो टच हो रही है नीचे से, यहाँ पर हिप टच हो रहा है, हील्स एंड एंकल्स, हील्स भी टच हो रही हैं, एंकल्स टच हो रही हैं। सो इसको हमने प्रेशर डैमेज को चेक करते रहना है। देन सिम्स पोजीशन, सेमी प्रोन पोजीशन भी इसको बोलते हैं। सिम्स पोजीशन, ऐसे पेशेंट प्रोन है, प्रोन मीन्स उल्टा लेटा है लेकिन प्रॉपरली भी उल्टा नहीं लेटा। सिम्स पोजीशन, सेमी प्रोन पोजीशन इसको बोला है। When the patient assumes a posture halfway between the lateral and the prone position। अब पेशेंट लेटरल मीन्स पेशेंट ऐसा भी नहीं लेटा लेकिन पेशेंट उल्टा भी नहीं लेटा पूरा, तो लेटरल पोजीशन और प्रोन पोजीशन के बीच की ये पोजीशन है, हाफ वे इसलिए बोला है इसको। सो पेशेंट लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, इसमें पेशेंट लेफ्ट साइड पर लेटता है विद लेफ्ट आर्म पोजीशन बिहाइंड द क्लाइंट। ये जो लेफ्ट आर्म है पेशेंट की, ये पेशेंट के बिहाइंड है मीन्स पीछे है, एंड द राइट आर्म इज फ्लेक्स्ड एट द शोल्डर एंड द एल्बो। यहाँ पर ये जो राइट आर्म है ये शोल्डर से भी थोड़ी सी फ्लेक्स है और एल्बो से भी फ्लेक्स की हुई है पेशेंट ने और ऐसे रखी हुई है। देन द राइट लेग इज मोर एक्यूटली फ्लेक्स्ड एट बोथ द हिप एंड द नी एंड लेफ्ट लेग ऑलमोस्ट स्ट्रेट। अब ये जो लेफ्ट लेग है पेशेंट की ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, लेकिन ये जो राइट लेग है ये यहाँ पर नी से फ्लेक्स की हुई है। नाउ बिकॉज यहाँ पर जो पेशेंट है वो लेफ्ट साइड में है, सो दिस इज लेफ्ट सिम्स पोजीशन। ऐसे ही राइट साइड में भी पेशेंट लेट सकता है, राइट सिम पोजीशन हो जाएगी। देन आते हैं इसके इंडिकेशंस, इसके यूजेस, सिम पोजीशन क्यों देते हैं। सो फॉर अनकॉन्शियस क्लाइंट्स टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड्स। सो अनकॉन्शियस क्लाइंट के लिए जैसे प्रोन पोजीशन भी दे सकते हैं, ऐसे सिम पोजीशन भी दे सकते हैं एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन कंफर्ट, मोस्टली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो इस पोजीशन में सोना पसंद करती हैं फॉर देयर कंफर्ट। देन पेरिनियल एरिया विजुअलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनीमा। सो इस पोजीशन में जो सिम्स पोजीशन है, इस पोजीशन में पेरिनियल एरिया क्लियरली विजिबल है, प्लस अगर एनीमा देना है तो भी ये पोजीशन बहुत यूजफुल है। देन उसके बाद आता है फॉर इंसर्शन ऑफ फीमेल फोलीज कैथेटर इफ अनेबल टू टॉलरेट डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। ऐसी फीमेल पेशेंट जो कि डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन टॉलरेट नहीं कर सकती उसको सिम्स पोजीशन दे सकते हैं कैथेटर इंसर्शन के लिए। देन रिड्यूसेस प्रेशर ओवर सेक्रम एंड ग्रेट ट्रोकेंटर ऑफ द हिप ऑन वन साइड। नाउ इस पोजीशन में सिम्स पोजीशन में एक जो प्रेशर है वो एक साइड से रिलीव हो जाता है। सो प्रेशर डैमेज रिलीव करने के लिए भी ये पोजीशन दी जाती है। जो हिप का जो वन साइड है उससे प्रेशर रिलीफ हो जाता है। सो अगर सपोज लेफ्ट साइड
हिप में प्रेशर डैमेज है तो लेफ्ट सिम्स पोजीशन दे सकते हैं, राइट साइड है तो राइट सिम पोजीशन दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि प्रेशर डैमेज में रिलीफ मिलेगा। देन उसके बाद क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, हम ये पोजीशन कब नहीं देनी। डिफॉर्मिटीज़ ऑफ नी और हिप, अगर घुटने में या फिर हिप में डिफॉर्मिटी है या फिर पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा, अर्थराइटिस का पेशेंट है जिसको सीवियर अर्थराइटिस है, तो ये पेशेंट नहीं पोजीशन नहीं देनी। देन चेक फॉर प्रेशर अल्सर्स ऑन ईयर, साइड ऑफ हील एंड एंकल। सो ये पोजीशन आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयर, क्योंकि पेशेंट का जो हेड है वो एक साइड पर है तो ईयर में प्रेशर डैमेज हो सकता है, एंकल में, यहाँ पर एल्बो में हो रहा है, नीज में हो रहा है प्रेशर डैमेज, एंकल में हो रहा है। सो ये प्रेशर डैमेज जो एरियाज जो है वो बेड के साथ टच हो रहे हैं, वो प्रेशर डैमेज को हमने चेक करते रहना है। जैसे कि जो दूसरी साइड की हिप है वहाँ पर भी प्रेशर डैमेज हो सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट Trendelenburg's position। Trendelenburg's position क्या है? The patient lies in supine position with the head 30 degree to 40 degree lower than the feet which may be elevated at 45 degree angle। Now ये क्या है? supine position जैसी ही है Trendelenburg position, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो पैर हैं, फीट हैं, वो एलिवेट है एज कंपेयर टू हेड। सो ऐसे पेशेंट लेटा हुआ है सीधा सुपाइन पोजीशन में, लेकिन सपोज ये हेड है तो ये फीट है, तो हमने जब फीट को ऊपर किया तो ऑटोमेटिकली जो हेड है वो लोअर चला गया और फीट अप आ गए, मीन्स फीट ऊपर उठ गए। सो ये पोजीशन में क्या है, द पेशेंट लाइज इन सुपाइन पोजीशन विद द हेड 30 to 40 डिग्री लोअर। जो हेड है वो 30 to 40 डिग्री लोअर है देन द फीट कितना एलिवेट किया है, 45 डिग्री एंगल पर एलिवेट कर दिए हैं। द बॉडी ऑफ द क्लाइंट इज ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। अब बॉडी क्या है, इंक्लाइन प्लेन पर है, सीधी तो है नहीं, इंक्लाइंड है मीन्स टेढ़ी है, अब सीधी नहीं है, इंक्लाइंड है। देन उसके बाद क्या है, यूजेस इसके फॉर हाइपोटेंशन एज इट प्रमोट्स वीनस रिटर्न सच एज इन शॉक एंड हैमरेज। हाइपोटेंशन के लिए जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, जैसे कि शॉक में या फिर हैमरेज के केस में, एक्सेसिव ब्लीडिंग के केस में ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो इस पोजीशन ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन से क्या होता है कि जो वेनस रिटर्न है वो इंक्रीज होता है। वेनस रिटर्न क्या है कि कितना ब्लड हार्ट को जा रहा है पंप करने के लिए बॉडी को। सो इस पोजीशन में क्या होगा कि ये जो ब्लड है ग्रेविटी के थ्रू ये हार्ट में जाएगा, वेनस रिटर्न जाएगा, देन उससे क्या होगा, हमारा हार्ट और ब्लड पंप कर पाएगा बॉडी को। सो वीनस रिटर्न प्रमोट करता है। देन टू अरेस्ट ब्लीडिंग फ्रॉम लोअर लिम्ब, अगर लोअर लिम्ब किसी लोअर एक्सट्रीमिटी में ब्लीडिंग हो रही है तो ये पोजीशन देने से क्या होगा कि ब्लीडिंग वहां पर अरेस्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। टू डिस्प्लेस इंटेस्टाइन फ्रॉम पेल्विक कैविटी इनटू अपर एब्डोमेन। समटाइम्स क्या होता है कि इंटेस्टाइन डिस्प्लेस हो जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है। उसमें क्या है, सपोज अगर पेल्विक कैविटी में इंटेस्टाइन आ गई है तो इस पोजीशन में पेशेंट को रखा जाता है और जो इंटेस्टाइन है वो एब्डोमेन में वापस भेज दी जाती है, वापस पुश कर दी जाती है। कौन सी पोजीशन में, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन में। देन फॉर पोस्टरल ड्रेनेज, पोस्टरल ड्रेनेज में भी ये पोजीशन हेल्पफुल है, क्योंकि अगर इस पोजीशन में पेशेंट लेटा है तो ग्रेविटी के थ्रू क्या होगा, जो लंग से सिक्रीशन है वो ऑटोमेटिकली बाहर आएंगी। सो इसलिए पोस्टरल ड्रेनेज में भी ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन दे सकते हैं। चेक फॉर, अब क्या क्या चीज़ें चेक करनी है इस पोजीशन में, टू नॉट पुट पेशेंट इन दिस पोजीशन फॉर प्रोलॉन्ग टाइम एज रिस्क ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि ब्लड कहाँ रश कर रहा है, ब्रेन की तरफ, हार्ट की तरफ, तो क्या होगा कि ब्रेन में, क्रेनियम में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम के लिए ये पोजीशन नहीं देनी। नेक्स्ट आता है हमारा रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग्स पोजीशन। सो जैसे ट्रेंडेलेनबर्ग थी तो उसमें क्या है, पैर एलिवेट किए थे, यहाँ पर क्या है, हेड साइड एलिवेट किया है। ये थोड़ी थोड़ी पोजीशन कैसी लग रही है, फाउलर्स पोजीशन जैसी, लेकिन फाउलर्स पोजीशन में क्या था, यहाँ से बेड का हाफ पार्ट को ही हमने एलिवेट किया था, तो जो लेग्स थी वो स्ट्रेट थी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि हमने हेड एलिवेट किया और सिर्फ हेड ही एलिवेट नहीं हुआ, क्या हुआ, लेग्स नीचे चली गई, तो हेड साइड अप है और लेग्स क्या है, डाउन है। जबकि फाउलर्स पोजीशन में क्या है, लेग्स तो स्ट्रेट है, जस्ट हेड एलिवेट है, लेकिन इसमें लेग्स भी डाउन हो गई हैं हेड के साथ। सो हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड विद द फुट ऑफ द बेड डाउन, फुट साइड डाउन है और हेड साइड अप है। इट्स द ऑपोजिट ऑफ ट्रेंडेलेनबर्ग्स पोजीशन, इसलिए इसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग्स पोजीशन। नाउ इसके यूजेस क्या है, इस पोजीशन में जब पेशेंट को बिठाया जाता है तो जो पेशेंट जिनको रिफ्लक्स होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है, जिनको बार बार जो एसिड है
वो बैक आता है, उस केसेस में हम पेशेंट को ये पोजीशन दे सकते हैं। अगर ये पोजीशन पॉसिबल नहीं है तो हम फाउलर्स पोजीशन भी कई बार दे देते हैं पेशेंट को, ताकि जो रिफ्लक्स है उसमें रिलीफ मिले। सो कॉमनली हम जो GERD के लिए रिलीफ दिलवाने के लिए पोजीशन यूज करते हैं वो है रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग। देन इन सर्जरीज टू हेल्प प्रमोट परफ्यूजन इन ओबीस पेशेंट, अगर ओबीस पेशेंट है उसमें परफ्यूजन को इंक्रीज करने के लिए। देन ट्रीट वीनस एयर एम्बोलिज्म, वेन में कोई एयर एम्बोलिज्म है उसको ट्रीट करने के लिए। एंड प्रिवेंट पल्मोनरी एस्पिरेशन, पल्मोनरी एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम ये पोजीशन देते हैं। देन उसके बाद आता है मॉडिफाइड ट्रेंडेलेनबर्ग। मॉडिफाइड ट्रेंडेलेनबर्ग में क्या किया हमने कि जो हेड साइड है वो तो स्ट्रेट है, उधर अपर बॉडी को हमने टच नहीं किया, जस्ट जो फीट है उसको एलिवेट कर दिया है। तो ये ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि ये जो फाउलर्स पोजीशन है उसका उल्टा है, क्योंकि फाउलर्स पोजीशन में हमने हेड को एलिवेट किया था, यहाँ पर हेड तो ठीक है स्ट्रेट है लेकिन लेग्स को एलिवेट कर दिया है। सो पेशेंट लाइन सुपाइन विद देयर फीट एलिवेटेड, पेशेंट सुपाइन है, फीट एलिवेट किए हैं। हेल्पफुल फॉर हीमोडायनेमिक प्रॉब्लम एज इट में इंक्रीज वीनस रिटर्न। सो ये वीनस रिटर्न को प्रमोट करता है। पहले ही मैंने बताया वीनस रिटर्न मतलब अगर इस पोजीशन में हम पेशेंट को रखेंगे तो लेग्स से क्या होगा, ब्लड बैक आएगा, हार्ट की तरफ जाएगा, हार्ट को जब ब्लड मिलेगा तभी तो वो पंप करेगा बॉडी में। तो वीनस रिटर्न को ये प्रमोट करता है। हीमोडायनेमिक प्रॉब्लम, शॉक, हैमरेज, उस केसेस में हम ये दे सकते हैं। देन नी चेस्ट पोजीशन। नाउ नी चेस्ट नेम से क्लियर है कि पेशेंट कहाँ पर है, पेशेंट की पोजीशन क्या है, नीज और चेस्ट के ऊपर है। मीन्स पेशेंट की जो नीज है और जो चेस्ट है उसने ये पोजीशन को सपोर्ट किया हुआ है। पेशेंट लाइज प्रोन ऑन नीज एंड चेस्ट, पेशेंट प्रोन उल्टा लेटा है, किस पर, चेस्ट पर और नीज पर। Then knees are flexed as in kneeling position, thighs are at right angle to the legs. Knees क्या है, knees flex है। As in kneeling position हम क्या करते हैं, जैसे ये पोजीशन में क्या है, तब आते हैं हम, फॉर एग्जांपल हम प्रे करते हैं तब भी ये पोजीशन यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट वैसी पोजीशन है ये। थाइज आर एट राइट एंगल टू द लेग्स, जो थाइज हैं वो राइट एंगल पे हैं, मीन्स वो 90 डिग्री के एंगल पर है। देन द हेड इज टर्न टू वन साइड, हेड को एक साइड टर्न कर दिया गया है, पिलो दिया गया है सपोर्ट के लिए। विद द चीक ऑन अ पिलो, अ स्मॉल पिलो में बी प्लेस्ड अंडर द चेस्ट, चेस्ट के अंडर भी एक स्मॉल पिलो रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। देन द आर्म्स आर अबव द हेड, आर्म्स हेड के अबव है, और दे मे बी फ्लेक्स्ड एट एल्बोज एंड रेस्ट अलोंग द साइड्स ऑफ द हेड। और ये क्या है, जो आर्म्स हैं एल्बो से फ्लेक्स्ड हैं, बेंड की हुई हैं, और हेड के साइड पर भी रेस्ट कर सकते हैं। नाउ इस पोजीशन के, नी चेस्ट पोजीशन के क्या यूजेस हैं, फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रेक्टम एंड वेजाइना। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टम क्लियरली विजिबल है, वेजाइनल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं यहाँ से। बेसिकली रेक्टम जो रेक्टम एग्जामिनेशन है वो ईजिली हो जाता है इस पोजीशन में। फॉर सिग्मोइडोस्कोपी, सिग्मोइड कोलोन को देखने के लिए भी ये पोजीशन यूज़ कर सकते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी के लिए एंडोस्कोप इंसर्ट कर सकते हैं। देन एज एन एक्सरसाइज फॉर पोस्टपार्टम क्लाइंट्स, जो पोस्टपार्टम मदर्स हैं वो एज एन एक्सरसाइज नी चेस्ट पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कभी ये पोजीशन नहीं देनी क्लाइंट विद कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है, पेशेंट को लंग्स की प्रॉब्लम है, उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी है, तो ये पेशेंट अगर ये पोजीशन अगर पेशेंट को दी जाएगी तो इस पोजीशन में पेशेंट की डिफिकल्टी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। देन चेक फॉर, क्या क्या चेक करना है, क्लाइंट विद अर्थराइटिस और अदर जॉइंट डिफॉर्मिटीज़। नाउ अगर पेशेंट को अर्थराइटिस है, सीवियर अर्थराइटिस है, या फिर कोई भी जॉइंट डिफॉर्मिटी है, तो यहाँ पर हिप से भी फ्लेक्स हुआ है, बैक फ्लेक्स हुई है, नीज फ्लेक्स हुए हैं, तो इस कंडीशन में जब अर्थराइटिस है या कोई जॉइंट डिफॉर्मिटी है तो ये पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाएगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पर भी पेशेंट के प्रेशर डैमेज को हमने देखना है। अगर प्रोलॉन्ग टाइम से पेशेंट इस पोजीशन में है तो यहाँ पर नीज में प्रेशर डैमेज आ सकता है। चेस्ट पर हमने देखते रहना है, फ्रंट जो चेस्ट है, एल्बो, ईयर्स, सो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है। देन उसके बाद ये थी सारी पेशेंट की पोजीशन। सो इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।